नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? अभी नाना पटोले हैं, महाराष्ट्र के नेता हैं कांग्रेस के। ये राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या है कि नाना पटोले से और जो कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी हैं, पहले तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप लोग जो वहां पर कांग्रेस की गत कर दी है इन्होंने, उससे ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जो एक संभावना बनी थी लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए कि इस बार बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, तो वो परफॉर्मेंस कहाँ चला गया। कांग्रेस की इंडिविजुअली कितनी सीटें आई थी, या जो इनके घटक दल थे, दूसरे साथी थे, सहयोगी थे, उद्धव ठाकरे, इनकी कुल 20 सीटें आई थी और ये भी शायद 16 सीटें कांग्रेस को आई थी और 10 सीटें एनसीपी को आई थी, यानी 50 सीटें तीनों की मिल करके नहीं आई थी। तो सबसे पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि इनका इतना पुअर परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में क्यों रहा, और क्या ये अब लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं जो अभी लोकल बॉडीज के चुनाव में नतीजे आए हैं उस डिफीट से भी। और अभी नगर निगम के चुनाव, 29 नगर निगम के चुनाव हैं, क्या उसमें ये इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी करके मुद्दों को बदलना चाहते हैं, या उसमें कोई संभावना तलाश कर रहे हैं कि इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो और कोई चुनावी लाभ लेने का प्रयास करो। क्योंकि हाल में इनको 2-3 लगातार झटके लगे हैं। एक झटका ये भी लगा है कि जो एमबीए था वो टूट गया है, वो बिखर गया है। नगर निगम के चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए हैं, कांग्रेस अकेली रह गई है। कहीं एनसीपी से उनका है, कहीं नहीं है, तो ये स्थिति बन गई है। तो ऐसे में कहीं कोई खुरापात तो दिमाग में नहीं चल रही है जो इस तरह का बयान दिया है। अब आते हैं उनके बयान के ऊपर कि राहुल गांधी जो है भगवान श्री राम की तरह से है, या उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, या जैसा उनका विराट व्यक्तित्व था वो वैसे है, या जो भगवान राम जिसके लिए जाने गए, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया, तो क्या राहुल गांधी वाकई मर्यादित आचरण करते हैं। वो जब वनवास के लिए गए अपनी मां के वचन को निभाने के लिए, क्या राहुल गांधी ऐसे कभी किसी वनवास में गए हैं क्या, कोई संकल्प पूरा करने के लिए, या कोई ऐसा हादसा पेश आया क्या उनके सामने, या भगवान राम ने कोई किसी के प्रति इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया क्या, जिस तरह राहुल गांधी करते रहते हैं। 6 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएंगे, लोग इनको ऐसे डंडे मारेंगे, युवा इनको ऐसे डंडे मारेंगे, या पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, दिया सलाई दिखाने की जरूरत है, या ऐसी सुनामी, आर्थिक सुनामी आएगी कि अर्थव्यवस्था जो है वो देश की चौपट होकर के रह जाएगी। हर समय देश में अराजकता का माहौल करना, जैन जी की बातें करना शुरू कर देना, नेपाल में कुछ हुआ तो यहाँ जैन जी की बात करनी शुरू कर दी, या विदेशों में जाकर के जिस तरीके से भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे संवैधानिक संस्थान, पार्लियामेंट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक, चुनाव आयोग से लेकर के जितने भी हमारे इदारे हैं, इन सब के खिलाफ वहां पर बैठ करके बातें करना, लोकतंत्र जो है वो खत्म होने वाला, इस तरह की बातें करना, या सिखों को अपनी कृपाण और पहचान के दूसरे जो चिन्ह हैं उनको लेकर के गुरुद्वारे में जाने की छूट है, नहीं है, इस तरह की बातें करना। मतलब कहां भगवान राम के आचरण, कहां उनकी मर्यादा, और कहां राहुल गांधी का उद्दंडपना, अमर्यादित आचरण, गैर जिम्मेदार आचरण, जिनकी कोई जवाबदेही ही नहीं है, जो सरेआम कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं। जब महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने थे, जब इनको अपने
कर्तव्य का पालन करना था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तब जर्मनी की यात्रा पर निकल जाते हैं। और कांग्रेस में क्या हो रहा है इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के? जो इनके गुरु हुआ करते थे किसी जमाने में, दिग्विजय सिंह, वो किस तरह की तस्वीरें चिपका करके और राहुल गांधी को झकझोर रहे हैं, झिंझोड़ रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि अनुशासन भी कोई चीज होती है, मर्यादा भी कोई चीज होती है, और संगठन भी कोई चीज होती है, जिसके बल पर कोई एक जमीन पर बैठने वाला, अपने सीनियर नेताओं के पांव के पास जमीन पर बैठने वाला व्यक्ति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। बिल्कुल। इन सारी घटनाओं के बीच में अगर कोई प्रशस्ति कर रहा है ऐसे नेता की, जिसको अब कांग्रेस के भीतर ही सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो फिर ऐसा बयान देने वाले की नीयत पर भी शक होता है, उसके ज्ञान पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। सर, यहाँ तो चापलूसी जो करता है गांधी परिवार की, वो सबसे बड़ा नेता बन जाता है ना कांग्रेस में। और जिस तरह के पिछले दिनों घटनाक्रम हुए सर, प्रियंका वाड्रा को लेकर आप देख लीजिए कैसे वो लोकसभा के अध्यक्ष के केबिन में जब वो चाय पार्टी हुई थी, सांसदों की वहां पर बैठी हुई थी, किस तरह से हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर बाद में ये बातें भी सामने आई कि क्या चर्चा हो रही थी। और राहुल गांधी तब जर्मनी में थे, सोरोस एंड कंपनी के एक फंक्शन में हिस्सा ले रहे थे ना सर। तो फिर ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल वर्सेस प्रियंका वाड्रा हो गया है, इसलिए जो राहुल के चमचे हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, ये जो चर्चाएं चल रही हैं ये बेवजह नहीं चल रही हैं अंजू जी, हमें एक ये बात समझनी पड़ेगी। भाई बहन के बीच में जो एक टसल है और एक कंपटीशन भी है, वो अब बिल्कुल खुल करके दिखाई देना शुरू हुआ है। और इन सारी चर्चाओं पर रेत मिट्टी डालने के लिए ही अब ये सवाई माधोपुर में सारा परिवार इकट्ठा हुआ है, जिसमें बताया गया कि प्रियंका वाड्रा के बेटे की सगाई एक युवती से हुई है जो इंटीरियर डिजाइनिंग परिवार से ताल्लुक रखती है। और इसमें सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक सब इकट्ठा हुए। तो ये सब उन चर्चाओं को दबाने के लिए जो इस समय कांग्रेस के भीतर भी चल रही है, कांग्रेस के बाहर भी चल रही है, और मीडिया में तो मुखरता के साथ चल रही है कि प्रियंका वाड्रा एक्चुअल में अब राहुल गांधी को सीधे सीधे चुनौती दे रही है। और मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था, अपने प्रोग्राम में भी कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी की मैं गैर मौजूदगी में जो 2 या 3 विषयों पर प्रियंका वाड्रा बोली हैं, वो ज्यादा तैयारी के साथ आई थी, वो ज्यादा सौम्यता के साथ बात रख रही थी। जब विपक्षी दलों की तरफ से, विपक्षी दीर्घाओं की तरफ से टोका टाकी हो रही थी, तो वो मुस्कुरा करके उन वारों का जवाब अलग अंदाज में दे रही थी। उन्होंने बड़ी सौम्यता के साथ, बड़े सद्भावना के साथ नितिन गडकरी से कहा कि सर, जून से मैं आपसे मिलने का समय मांग रही हूं और मुझे कुछ वायनाड के बारे में बात करनी है, कुछ चंडीगढ़ और शिमला के बीच में जो सड़क मार्ग है उसके बारे में बात करनी है। तो नितिन गडकरी ने भी एक जेस्चर दिया और खड़े होकर के कहा कि आपको समय मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हुए हैं, आप कभी भी आ जाइए और प्रश्नकाल के बाद ही आ जाइए, बैठ करके हम बात कर लेंगे। और वहां पर खास तौर से कोई स्पेशल डिश भी मंगा करके रखी थी प्रियंका के लिए, उनको खिलाया और उनका काम भी कर दिया, जो भी वो लेकर के आई थी वो सारा काम भी कर दिया। तो प्रियंका वाड्रा ने ये बताया है कि भाई अगर लोकसभा में बोलना है तो सौम्यता के साथ, संतुलित तरीके से व्यवहार करते हुए भी बोला जा सकता है। ये नहीं है कि बाहें चढ़ा चढ़ा करके, हाथ बगा बगा करके, जैसे आप जनसभा में संबोधित कर रहे हो उस अंदाज में आप लोकसभा में बोले। भाई लोकसभा और राज्यसभा दंगल की जगह थोड़ा है या जनसभा की जगह थोड़ा है। यहां तो शऊर के साथ, तैयारी के साथ, पॉइंटर्स के साथ आपको बोलना होता है और वहां बोलने का एक तरीका है।
आप सदन की चेयर का भी सम्मान करते हैं। आप अगर विपक्ष में हैं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे आप सौम्यता के साथ, सद्भावना के साथ और बहुत सख्त शब्दों में भी अपनी बात रख सकते हैं। नाराजगी व्यक्त करनी है तो भी हिंदी भाषा में भी और दूसरी भाषाओं में भी ऐसे बहुत सारे शब्द ऑलरेडी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 6 महीने बाद आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, नौजवान आपको डंडे मारेंगे, ना उम्र का लिहाज, ना कोई संस्कार, ना इस बात की तमीज कि तुम्हें धो धो करके मार रहे हैं वो, और पब्लिक घसीट घसीट करके जो है बाहर निकाल रही है, ठोकरे मार रही है। अब बस नौबत यही तो रह गई है, यही तो नौबत आनी है कि कांग्रेस के भीतर से भी इनको लोग धक्के मार करके बाहर निकालें कि यार बहुत हो गया, बहुत बेइज्जत करवा लिया, और कितने चुनाव हरवाओगे। तो ये चीजें जो हैं वो इस समय कांग्रेस के भीतर भी खूब चल रही हैं। इन दिनों इसी की चर्चा है कि भाई बहुत हो गया, अब किसी तरीके से इनको, इनसे निजात पाओ और प्रियंका को आगे लेकर के आओ। सर, दिग्विजय सिंह तो राहुल गांधी के गुरु हैं। कहा जाता था कि सब कुछ उनके इशारे पर ही करते हैं राहुल गांधी। अगर वो भी तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो ये सीधे सीधे राहुल पर चला गया जाता है। उनको फैसला लेना है कि वो पीछे हटे और प्रियंका के लिए रास्ता बनाए, क्योंकि आप इमरान मसूद को देखिए ना, वो तो सरेआम जा जाकर टीवी चैनल्स पर बोलते फिर रहे हैं कि प्रियंका को तो बिल्कुल अपनी दादी जैसी दिखती हैं, उनको बना देना चाहिए पीएम। मतलब वो पीएम बनाने तक की बातें करने लगे हैं। तो यहाँ तो पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी, जो पता नहीं 2075 तक पीएम इन वेटिंग रहेंगे, तो फिर बहना का नंबर अगर लगा रहे हैं उन्हीं की पार्टी के नेता, तब तो बड़ा घोर संकट है राहुल गांधी के लिए। अब तो सुनते हैं कि प्रियंका वाड्रा के बेटे भी तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की तो वंश वेल जो है वो संभावना है नहीं, क्योंकि शादी नहीं की है उन्होंने। तो अब वो सब चीजें हवा हवाई ही हैं अभी तक सामने। ना तो बहू का चेहरा आया है, ना ही इनके बेटे और बेटियों का चेहरा आया है। सोनिया गांधी के पोते पोतियों का चेहरा भी किसी ने देखा तो है नहीं, अभी बहू का चेहरा भी नहीं देखा। मीडिया में चलती रहती है कि कहीं विदेश में कोई वोरानिका रह रही है और उसके 2 बच्चे हैं और पढ़ लिख रहे हैं, ये उन्हीं से मिलने के लिए जाते हैं। पर ना तो डिनाई किया है कभी राहुल गांधी ने कि मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैंने कोई शादी नहीं की, या मेरी कोई पत्नी विदेशों में नहीं रहती, और ना ही इसको एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ है। तो इस लिहाज से भी देखें तो राहुल गांधी की तो वैसी उम्र निकलती जा रही है और लोग सीरियसली ले भी है। अब तो कांग्रेस में भी लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया, भारत की जनता ने तो लिया ही नहीं कभी इनको सीरियसली। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका वाड्रा, जो आमतौर पर जो इटली की संस्कृति है उसमें ये होता है कि भाई पुरुषों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, आगे बढ़ाया जाता है, महिलाओं को उतना आगे नहीं बढ़ाया जाता है। मेलोनी वहां की प्रधानमंत्री बन गई, वो अलग बात है। पर आमतौर पर अगर यहाँ भी देखें हम, तो आप देखो, अगर प्रियंका वाड्रा का बेटा अब बिहार के लायक हो गया है, उसकी सगाई हो रही है, तो प्रियंका वाड्रा की भी उम्र कोई कम थोड़ा है। लेकिन अब जाकर के उसको वायनाड से टिकट मिला और वो भी राहुल गांधी की छोड़ी हुई सीट पर जीती है वो। लेकिन राहुल गांधी, वो एक गांव में कहावत है गड़िया बैल। गड़िया बैल मतलब जो बात बात पे जुआ डाल देता है और खेत जोतने से इनकार कर देता है, और उसको आप सेंटा मारते रहो, कुछ भी करते रहो, अगर उसका मन है तो वो खेत की जुताई करेगा, नहीं है तो वो जुआ डाल देगा। तो राहुल गांधी का यही हाल है कांग्रेस पार्टी में इस समय, और गांधी परिवार में भी। मुझे लगता है कि उसकी माता जी भी अब थक चुकी होंगी उनके व्यवहार से और आचरण से, कि जब जरूरत होती है एक्चुअल में तब ये विदेश भाग जाता है, तब ये सीरियसनेस दिखाता नहीं है, तो पार्टी का कबाड़ा किए दे रहा है। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो ये इमरान मसूद से लेकर के रॉबर्ट वाड्रा और कुछ दूसरे लोग, केरल वेरल से भी दूसरे लोगों ने जो आवाजें उठाई थी, ये अब आगे बढ़ती भी है कि नहीं बढ़ती है। तो डिपेंड करेगा कि वैसे तो 2026 5 राज्यों के चुनाव हैं,
इनके नतीजे बताएंगे। और खास तौर से इनमें 2 स्टेट पर मेरी नजर लगी हुई है, असम और केरल। वहां पर कांग्रेस का परफॉर्मेंस और राहुल गांधी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है इन 2 स्टेट में, क्योंकि बंगाल में कोई उम्मीद नहीं है, तमिलनाडु में कोई उम्मीद नहीं है, पांडुचेरी में बहुत ही छोटा स्टेट है, आप भी गई होंगी, मैं भी गया हुआ हूं, वो भारत के नक्शे पर भी बहुत ही छोटी जगह दिखाई देता है और उसमें जीत और हार का कोई इतना महत्व है नहीं। इसलिए ले दे करके असम और केरल बचते हैं, जहां अगर तीसरी बार भी कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में जीत दर्ज नहीं कर पाती, असम में तो कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, केरल में ले दे करके बचता है कि विजयन वहां तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनते हैं या कांग्रेस जीत पाती है, कांग्रेस के नेतृत्व में जो मोर्चा है वो जीत पाता है कि नहीं यूडीएफ। ये देखना दिलचस्प होगा। अगर केरल में भी ये नहीं जीतते तो फिर 2027 से पहले आप देखेंगी कि एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में होगा, और नहीं होगा तो फिर 2027 में भी वही होगा जो 2026 में होगा। सर, यहाँ तो जीजा जी अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा अपने बेटे को आगे कर रही हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं भी राजनीति में आऊं, और वो अपनी पत्नी की वकालत भी कर रहे हैं कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। सर, वैसे तो प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पिछली बार जिम्मेदारी मिली थी ना सर, महासचिव थी ना वो, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने ही दिया था। तो उस वक्त भी कांग्रेस का क्या हाल हुआ था वो भी सबको पता है। लेकिन भाई बहन के बीच में टसल है सर। सर, शशि थरूर की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले दौड़ते दौड़ते सीडब्ल्यूसी की बैठक में जा रहे थे, दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा है उसमें उन्होंने भी राग अलापा है कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि शशि थरूर तय नहीं कर पा रहे कि उनको इधर जाना है या उधर जाना है, इसलिए अभी भी कांग्रेस में रहना चाहते हैं, या फिर उनकी कोई डील नहीं हो पा रही है बीजेपी के साथ केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? कांग्रेस के 140वें जन्मदिन पर दिग्विजय सिंह और शशि थरूर बराबर बराबर में कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो अब ये संकेत दिए जाते हैं नेतृत्व को कि भाई, और कुछ और लोग भी आ जा रहे थे, हाथ पाथ मिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आंखों ही आंखों में कुछ बातें भी हो रही थी। तो कांग्रेस के भीतर आजकल बड़ा सुहावना वातावरण और मौसम है। अब ये देखने वाली बात है कि ये मौसम ऐसे ही बना रहता है कुछ समय, या इस पर धूल मिट्टी डाल दी जाती है, क्योंकि ये परिवार है बहुत चतुर खिलाड़ी। जब देखता है कि लोग गैंग अप हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, G23 याद करिए ना, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के और गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और मुकुल वासनिक से लेकर के बहुत सारे लोग थे। लेकिन उसमें शायद आनंद शर्मा, मनीष तिवारी वगैरह भी थे, और जितिन प्रसाद, RPN सिंह, ये सब भी थे, इकट्ठे हुए थे। तो बाद में या तो ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लोग छोड़ करके बीजेपी चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, या वो हड्डी डालने वाली बात होती है कि भाई इसके सामने हड्डी डाल दो थोड़ी सी, तो ये अपना उसको उसमें उलझा रहेगा। तो ऐसा करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। पर अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा जरा ठहर करके कि ये जो शुरुआत कर दी है दिग्विजय सिंह ने, ये आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। वैसे किसी लीडरशिप की परिपक्वता या अपरिपक्वता इसी से पता लगती है अंजू जी। वहां पर एक संवाद हुआ राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच में, और उन्होंने सामने पढ़ करके दिग्विजय सिंह से कहा कि आपने शरारत कर ही दी परसों। तो इस पर सोनिया गांधी भी हंस रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हंस रहे थे, दूसरे लोग भी। लेकिन क्या ये बात कहनी चाहिए थी राहुल गांधी को? सवाल ये है कि आप दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को अगर सार्वजनिक रूप से 10 आदमी आपके आसपास खड़े हैं और आप अगर ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे पता लगता है कि आप परिपक्व नहीं हैं। आप अलग से दिग्विजय सिंह को बुला सकते थे, बैठा करके बात कर सकते थे और कह सकते थे कि इससे बचा जाना चाहिए था, बजाय इसके ये कहने के कि आपने बदमाशी कर दी या आपने शरारत कर दी। तो इससे पता चल जाता है कि आप में सोच समझने की शक्ति का अभाव है।
और आप चीजों को संतुलित करके चल नहीं पाते हैं और आपका दिमाग जो है कुछ ज्यादा तेजी से गर्म हो जाता है। तो ऐसे लोग किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकते। इनके सामने कौन कौन लोग बैठे हुए? मोदी, जो कभी रिएक्ट ही नहीं करते। आप मोटी से मोटी गाली दो, डंडा मारने की बात करो, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहेंगे कि अच्छा है, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे पहले ही बता दिया, अभी 6 महीने हैं, मैं थोड़ा दंड बैठक करूंगा, कुछ योग वोग करूंगा, अपनी पीठ को इतना मजबूत कर लूंगा कि वो डंडे सहने की क्षमता हासिल कर ले। तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं इनके सामने। ये क्या ही जीतेंगे नरेंद्र मोदी से, जो देश को कभी सुनामी की बात करते हैं, आर्थिक सुनामी की, कभी दियासलाई की, कभी केरोसिन की बात करते हैं, कभी विदेशों में जाकर के लोकतंत्र खतरे में है, कभी पश्चिमी देश जो है वो हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे, इस तरह की बातें करते हैं। तो कांग्रेस में एक्चुअल में इस समय बड़ी ऊहा-पोह की स्थिति है, बड़ी भीतर से जो एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन, कुछ वैसा सा भाव है, लेकिन एक किम कर्तव्य विमूढ़ता भी है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी का खुला विरोध या विद्रोह इनके खिलाफ वो सोनिया गांधी के खिलाफ हो जाएगा। और सोनिया गांधी की जब तक इच्छा है कि पता नहीं अभी समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं कि ये तो भट्टा ही बैठा देगा, ये तो गर्त में ही पहुंचा देगा, ये तो किसी लायक छोड़ेगा ही नहीं। तो फिर भी अगर इसी जिद पे है कि यही नेता, यही चेहरा रहेंगे 2029 में भी, तो फिर तो भगवान ही भली करे। लेकिन सर, आपको याद होगा कि उड़ीसा के एक पूर्व एमएलए ने भी प्रियंका वाड्रा की वकालत की थी और उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राहुल अगर सरेआम दिग्विजय सिंह से कह रहा है कि आपने परसों शरारत कर ही दी, इसके बाद आपको लगता है कहने सुनने के लिए बाकी कुछ बचा है? इतने सीनियर नेता है दिग्विजय सिंह, अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो सकती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं करेंगे, इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब ये है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिनको आप गुरु बता चुके, अपना मेंटोर बता चुके, तो फिर तो कुछ बचता नहीं ना, फिर नहीं बचता कुछ। अगर आप ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आलोचना को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर केरल के किसी एमएलए में और फिर दिग्विजय सिंह में, जो एक राज्य का मुख्यमंत्री भी रह चुका और जिनको आप अपना मेंटोर बता चुके, वो रह चुके, तो फिर तो कोई धर्म दोहरा जिसको कहते हैं वो तो बचेगा नहीं कांग्रेस पार्टी में। और वैसे भी आप कार्रवाई करो ना करो, स्थितियां परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो चुकी हैं पार्टी के भीतर कि अब लोग धीरे धीरे इनका सम्मान करना बंद कर देंगे। और जब ये किसी लीडर की ये स्थिति बन जाती है अपने ही संगठन में, और इन लोगों ने तो एक्चुअल में वो दौर देखा है कि एक बार ये टेढ़ी गर्दन करके अगर किसी की तरफ देख लेना तो कई दिन तो उसको बेचारे को नींद नहीं आती थी। नटवर सिंह इनकी कोटरी में हुआ करते थे, एक बार अर्जुन सिंह से नाराज हो गई मैडम, उनका फोन नहीं उठा रही थी, उनसे बात नहीं कर रही थी, तो वो नटवर सिंह के पास गए, उन्होंने कहा कि यार मेरी एक बार बात तो करा दे, मेरे से जो भी गलती हुई होगी मैं माफी मांग लूंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है यार रातों को। तो इस परिवार का वो जलवा रहा है, और वो सारा जलवाए जलाल जो है इनका उतार करके रख दिया है, खूंटी पे टांग दिया, इनकी जेब में घुसेड़ दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। ये जो फ्रस्ट्रेशन हम देखते हैं ना इनका, ये फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं आ रहा है, ऐसे ही सिर चढ़ के नहीं बोलता है कि पार्लियामेंट में भी आपा खो देते हैं, विदेश में जाते हैं तो वहां भी लूज टॉक करते हैं, जनसभाओं में भी मरने मारने की और दिया सलाई और केरोसिन की और आग लगाने की बात पर उतारू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो सीधे हवाई जहाज तक गाड़ियां जाती थी, कोई चेकिंग वैकिंग तो होती नहीं थी हवाई अड्डे पे।
एसपीजी जो है वो गाड़ियों में लटकी रहती थी इनके दाएं बाएं, वही सब देखते थे। 2-4 बूंदे ऊपर से पड़ गई हैं, किसी आवारा बादल ने 2-4 छींटे मार दी तो एसपीजी ही छतरी खोल करके इनके सिर के ऊपर छतरी जो है वो दिखाते रख देते थे। तो इन्होंने वो दौर देखा है और जिया है लंबे समय तक। आज क्या हालत है? जिसको चाहते थे उसको मंत्री बनवाते थे, जिसको चाहते थे राज्यपाल बन जाता था, जिसको चाहते थे मुख्यमंत्री बन जाता था, जिसको चाहते थे हटा देते थे। जिसको चाहते थे उसको चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त बना देते थे सर, नवीन हाँ चावला। हाँ हाँ। तो इनका जलवायु जलाल जो है वो सब खत्म कर दिया है धीरे धीरे। और इस देश की जनता बड़ी महान है साहब, वो भी ये देखती है कि इनके कारनामे कैसे हैं, और वो जब किसी को सबक सिखाने पर आती है, मिट्टी में मिलाने पर आती है, फिर वहां रहम नाम की चीज कोई नहीं है। जब देखते हैं कि भाई एक तरफ तो ये लोग हैं जो डिलीवर कर रहे हैं, जो विरासत को भी संभाल रहे हैं, जो विकास के काम भी कर रहे हैं, जो रोजगार भी दे रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था भी बेहतर कर रहे हैं, जो हमारी विदेश नीति को भी चरम की तरफ ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हैं जो भारत के बारे में अनिष्ट बातें ही करते हैं, अनिष्ट ही सोचते हैं। सर ये बताइए कि ये जो पवन खेड़ा हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, क्या वो भी इसी बात को लेकर तिलमिलाए हुए हैं? क्योंकि आजकल टीवी चैनल्स पर भी चर्चाएं ऐसी होती हैं, इसीलिए वो बता रहे हैं कि एंकरों को सुबह सुबह फोन आ जाता है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि आज डिबेट किस पर करना है। तो ये जो तोहमतें लगा रहे हैं गोदी मीडिया कहकर, क्या उसकी भी यही वजह हो सकती है कि उनको पसंद नहीं आ रहा है कांग्रेस के नेताओं को कि इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा हो, भाई बहन के मुद्दे पर? या तो इनको मीडिया हाउसेज की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, या ये सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। कोई एंकर कंटेंट तय नहीं करता, प्रोग्रामिंग तय नहीं करता। वहां पर एक टीम होती है और प्राइम टाइम में कौन कौन से मुद्दे आज डिस्कस होने वाले हैं इस पर बाकायदा चर्चाएं होती हैं, और इनपुट आउटपुट एडिटर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और कभी कभी जो ओनर होते हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं, उनसे भी सलाहें ली जाती हैं। सलाह उनसे ना भी ली जाए डे बाय डे, तो एक टॉप लेवल पर वहां पर एक पूरा एक निजाम है, एक पूरी व्यवस्था है, वो तय करती है कि आज के कंटेंट क्या होंगे, आज के प्रोग्राम क्या होंगे, और कई बार तो गेस्ट भी कौन होंगे ये भी लोग दूसरे तय करते हैं, एंकर ये तय नहीं करते हैं। तो एंकर को अगर कहीं से कोई फोन भी जा रहा है तो एंकर क्या कर लेगा? एंकर के हाथ में है क्या, सिवाय इसके कि जो जो प्रश्न तय किए गए हैं उस प्रोग्राम के लिए, जो कंटेंट तय किया गया है उसके लिए ठीक है कि एंकर ही उस कंटेंट के आधार पर अपने क्वेश्चंस तय करता है, लेकिन वो भी एक बार तो एडिटर के पास जाते ही हैं कि भाई ये मुद्दे हैं, इन पर हम लोग सवाल करेंगे, ये गेस्ट बुलाए गए हैं, इसमें कुछ और इंक्लूड करना है, कुछ और जोड़ना है तो आप बता दीजिए। फिर वहां से जो होता है वो सारा कुछ तय हो जाता है। पीसीआर का क्या कोऑर्डिनेशन है स्टूडियो से, एंकर से, वो सारी चीजें, वो कौन कौन से फिलर चलने हैं, कौन से कैप्सूल चलने हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो क्या इनको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि टीवी चैनल्स जो है वो कैसे रन करते हैं, या कुछ भी कह देना है कैमरे के सामने बैठ करके कि साहब एंकर्स के पास फोन आ जाते हैं कहीं से? तो क्या इनके टाइम में ऐसा होता था क्या? क्योंकि उस समय जो एंकर होते थे वो तो प्राइम टाइम पेश करने वाले एक तरीके से अपने आप को स्वनाम धन्य बहुत बड़ा पत्रकार शो करते थे। तो हो सकता है उनके पास फोन जाते हो जो आजकल अपने अपने यूट्यूब चैनल खोले बैठे हैं। तो वो जब तब प्राइम टाइम में बैठा करते थे, जिनको आप लोग पद्मश्री भी देते थे, बड़े प्रेम भाव से देते थे, या दिलवाते थे, मैगस ऐसा पुरस्कार दिलवाते थे। तो भैया ऐसा तो अब नहीं होता है किसी मीडिया हाउस में। हाँ, कुछ मीडिया हाउसेज में जो प्राइम टाइम है अभी भी एडिटर और ओनर देते हैं 1 घंटे का,
उनको फोन जाते हो तो अलग बात है, मान लेते हैं, लेकिन सारे प्राइम टाइम वाले जो हैं वो मालिक ही हैं और वही तय करते हैं और उन्हीं से काम चलता है, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये एक्चुअल में क्या है अंजू जी, इनके फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। चाहते ये हैं कि जो कांग्रेस को सूट करे वैसे प्रोग्राम तय किए जाएं, वैसे गेस्ट बुलाए जाएं और वैसा कंटेंट तैयार करके पेश किया जाए। ये कभी होता नहीं है, ये कभी नहीं होता है। मीडिया हाउसेज में बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा बहुत संतुलन बना करके चलते हैं, लेकिन सरकार को कौन नाराज करना चाहेगा भाई? कोई नहीं नाराज करना चाहता। आप चाहें कि आपका एजेंडा मीडिया चैनल चलाना शुरू कर दें, तो आपने अपना एजेंडा नेशनल हेरल्ड में, नवजीवन में और कौमी आवाज में चला के देख लिया ना। उन तीनों का क्या हश्र हुआ था, पाठक नहीं मिले थे, छपने बंद हो गए, घाटे में आ गए, यंग इंडियन बना करके फिर उसको लूट लिया। तो ऐसे ही अगर आप टीवी चैनलों को और मीडिया हाउस को बर्बाद करवाना चाहते हो कि वो राहुल गांधी को दिखाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना दिखाएं, यानी जो टीआरपी देता है चेहरा उसको ना दिखाएं, जो टीआरपी नहीं देता है उसको दिखाएं। तो भैया ऐसे नहीं होता है। सर, ये प्रोपेगेंडा जो पवन खेड़ा कर रहे हैं, ये दरअसल वही है कि वो जो बहन भाई के बीच में इस वक्त रसाकशी चल रही है, कांग्रेस दो फाड़ होती दिख रही है, तो उस पर मिट्टी डालने की कोशिश हो रही है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन चलिए, अभी तो रणथंभौर में थे, लेकिन कितने दिन तक, वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कितने दिन तक इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो अब खुलकर बोल रहे हैं उनको कब तक टालेंगे? किस किस से राहुल गांधी ये कहेंगे कि आपने परसों शरारत क्यों कर दी? अभी तो पता नहीं कितने नेता शरारत करने के लिए कतार में खड़े हैं, उनका सामना कैसे होगा? लेकिन इतना जरूर है सर कि प्रियंका वाड्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन रहा है, और इसीलिए जीजाजी भी बोल रहे हैं कि मैं भी राजनीति में आऊंगा, मेरी पत्नी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम।